मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद पूरे परिवार को मेरे मन की बातें सुनाई देने लगी। क्या मुझे पापा को सच बता देना चाहिए? जिस गोद लिए हुए बेटे को वो इतना प्यार करते हैं वो असल में मम्मी की नाजायज औलाद है। मैंने देखा जैसे ही पापा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा उनका हाथ हल्का सा कांप गया। या फिर मुझे ये बात दूसरी दीदी को भी नहीं बतानी चाहिए? मम्मी ने जानबूझकर उन्हें निकम्मा और गैर जिम्मेदार बना दिया था। मैंने अपनी दूसरी दीदी की तरफ देखा जो गेम खेलने में पूरी तरह डूबी हुई थी। अचानक उनके हाथ में पकड़ा फोन जैसे जलने लगा। अगर बड़ी दीदी को पता चल जाए कि उनकी टांगे इसलिए खराब हुई क्योंकि मम्मी ने किसी से उन्हें गाड़ी से कुचलवाया था तो क्या वो टूट जाएंगी? मैंने अपनी बड़ी दीदी को व्हीलचेयर पर बैठे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में उनके बालों से धुआं निकल रहा हो। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह उलझ चुका था। अगर सबको पता चल गया कि मम्मी ने ये सब सिर्फ अपने बचपन के प्यार से शादी करने के लिए किया था। मैंने महसूस किया कि पूरे परिवार की नजरें अब मम्मी को देखने का तरीका बदल चुकी थी। पिछली जिंदगी में मैंने बस उस गोद लिए हुए बेटे से कुछ बहसें की थी और मम्मी ने बेरहमी से मुझे 13वीं मंजिल की खिड़की से नीचे धक्का दे दिया था। मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुरंत खत्म नहीं हुई। मैं एक भटकती आत्मा बन गया जो हर समय मम्मी के आसपास मंडराती रहती थी। तभी मुझे उनके सारे राज पता चले। उन्होंने पापा से सिर्फ ऊंचा स्टेटस पाने के लिए शादी की थी। असल में वो पहले से ही किसी और आदमी से प्यार करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए एक बेटे को भी जन्म दिया था और वही था सॉन्ग जिंगनियन। मम्मी ने पापा से शादी करने के बाद से ही हमारे परिवार की सारी संपत्ति हथियाने की योजना बना रखी थी ताकि वो अपने असली प्रेमी और बेटे के साथ अमीर और खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरा पुनर्जन्म ठीक उसी दिन हुआ जब मम्मी सॉन्ग जिंगनियन को गोद लेने के बहाने घर लेकर आई थी। जिंगनियन जल्दी से अपने पापा को नमस्ते करो। मम्मी उसे पकड़कर पापा के सामने ले आई और उत्साह से बोली। सॉन्ग जिंगनियन किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो डरे हुए हिरन जैसा मासूम दिख रहा था। उसकी बाजू पर पड़े कोड़े के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसी मासूम और सहनशील चेहरे ने पापा के दिल में उसके लिए तुरंत दया भर दी। उस दिन के बाद पापा उसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर चाहने लगे, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। उन्हें हर वक्त डर रहता था कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो जाए। जैसे ही पापा ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया मेरे मन में उथल पुथल मच गई। क्या मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए कि सॉन्ग जिंगनियन असल में मम्मी का अपना बेटा है? मैंने देखा उसका हाथ पकड़ते ही पापा का हाथ अचानक कांप उठा। उन्होंने चारों तरफ देखा और आखिर में उनकी नजर मुझ पर टिक गई। मैंने मासूम चेहरा बनाकर पलकें झपका दी। पापा ने भौहें से कोड़ ली जैसे उन्हें लगा हो कि वो भ्रम देख रहे हैं। अगले ही पल मेरे मन में आवाज गूंजी, अब ये सॉन्ग जिंगनियन पापा के कंधे पर सिर रखकर रोएगा ताकि उनकी हमदर्दी जीत सके। और ठीक अगले सेकंड वो पापा की बाहों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। पिछली जिंदगी में पापा उसका दर्द देखकर पिघल गए थे और प्यार से उसे चुप कराया था, लेकिन इस बार उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थीं। लू हुआई, क्या तुमने अभी कुछ कहा? नहीं तो, मैंने तुरंत इनकार कर दिया। लेकिन तभी मेरे मन की आवाज फिर गूंजी, मैं पापा को ये नहीं जानने दे सकता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वरना वो मुझे इंसान नहीं राक्षस समझेंगे। पापा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उनके चेहरे पर साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। उसी समय मम्मी आगे बढ़ी और नकली ममता दिखाते हुए जिंगनियन को दिलासा देने लगी। जिंगनियन, अब रोना बंद करो, आज से यही तुम्हारा घर है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। लू हुआई, जिंगनियन को उसका कमरा दिखा दो। मैंने ऊपर से हामी भर दी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया, अभी थोड़ी देर में ये सीढ़ियों से खुद गिरेगा और इल्जाम मुझ पर लगाएगा। और सच में आधे रास्ते पहुंचते ही वो अचानक सीढ़ियों से लुढ़क गया। मम्मी तुरंत भाग कर आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जिंगनियन, क्या हुआ तुम्हें? फिर वो मेरी तरफ घूरते हुए बोली, लू हुआई, अब ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसे ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो? क्या हमने तुम्हें बचपन से इतना बिगाड़ दिया कि तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो? तभी पापा वहाँ आ गए, लेकिन इस बार वो मम्मी जितने गुस्से में नहीं थे। उन्हें देखते ही सॉन्ग जिंगनियन जल्दी से बोला, पापा प्लीज भैया को मत डांटिए, मैं जानता हूँ वो अभी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे। आखिर पहले वो घर के इकलौते बेटे थे, मैं उनकी भावना समझ सकता हूँ। पिछली जिंदगी में भी उसने यही चाल चली थी। उसने पापा के मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था ताकि उन्हें लगे कि मुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है। उसके बाद वो बार बार मुझे फंसाता रहा और पापा मुझसे निराश होते गए। आखिर में वो सिर्फ उसी को प्यार करने लगे। इस बार मैंने मन ही मन सोचा, अब तो गया मैं, फिर से मम्मी पापा की सजा मिलने वाली है। मैं चाहे जितनी सफाई दूं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। बेहतर है मैं चुप ही रहूं। लेकिन तभी मैंने देखा पापा मुझे एक अजीब नजर से देख रहे थे। उस नजर में अपराध बोध भी था और दुख भी। अगले ही पल चटाक, पापा का जोरदार थप्पड़ सीधे सॉन्ग जिंगनियन के चेहरे पर पड़ा। वो वहीं स्तब्ध रह गया। मम्मी भी हैरानी में जड़ होकर खड़ी रह गई। पापा गुस्से से दहाड़े, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम खुद नीचे गिरे थे और ऊपर से लू हुआई पर इल्जाम लगा रहे हो। कोई वजह होगी कि तुम्हें पहले गोद लेने के बाद वापस छोड़ दिया गया था। दरअसल सॉन्ग जिंगनियन को घर लाने का फैसला पूरी तरह मम्मी का था। उन्होंने कहा था कि अनाथालय में चैरिटी करते वक्त उन्हें एक बहुत बेचारा बच्चा मिला। उसे पहले भी किसी परिवार ने गोद लिया था, लेकिन वहाँ उसके साथ बहुत मारपीट हुई। मम्मी बोली थी कि
उनसे उसकी हालत देखी नहीं गई, इसीलिए वो उसे घर लाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा था वैसे भी लू हुआई अकेला है, उसे एक साथी मिल जाएगा। पापा मम्मी की बातों में आ गए और आखिरकार मान गए। असल में मम्मी और सॉन्ग जिंगन्यान ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन उनकी सच्चाई सामने आने लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी जानबूझकर पापा के सामने आकर खड़ी हो गई थी ताकि वो सच न देख पाए। अब पापा के गुस्से से सॉन्ग जिंगन्यान बुरी तरह डर चुका था। उसने मदद के लिए तुरंत मम्मी की तरफ देखा। मम्मी जल्दी से बोली, जिंगन्यान बचपन से ही अत्याचार सहता आया है, उसे हमेशा डर लगा रहता है, शायद इसीलिए उसे गलत फहमियां हो रही हैं। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए, बच्चे को डराइए मत। पापा शायद मम्मी की चाल सबके सामने खोलने ही वाले थे, तभी मेरे मन की आवाज फिर गूंजी, अगर अभी पापा ने सच खोल लिया तो मम्मी सबको झूठ बता देंगी, ऊपर से वो सतर्क भी हो जाएंगी। आखिर अभी कंपनी के काफी शेयर उनके हाथ में हैं। पापा थोड़ा चौंक गए। मेरे मन में फिर आवाज आई, और मेरी दोनों बहनें भी शायद मम्मी का ही साथ देंगी। घर में हमेशा मम्मी प्यार करने वाली माँ बनी रहती हैं, जबकि पापा सख्त इंसान दिखते हैं। अगर बात बढ़ गई तो हो सकता है दीदियाँ भी मम्मी की मदद करने लगे। पापा कुछ देर चुप रहे, शायद उन्हें भी लगने लगा था कि मेरी बात सही है। उन्होंने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं देखना चाहता। सॉन्ग जिंगन्यान ने तुरंत आज्ञाकारी बनकर सिर हिला दिया, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी ने झेला हो। अंकल वो इसे इसके कमरे तक छोड़ाइए। पापा ने सीधे बटलर को आदेश दिया। अंकल वो तुरंत सॉन्ग जिंगन्यान को लेकर ऊपर चले गए। ऊपर जाते ही मम्मी फिर से पापा को समझाने की कोशिश करने लगी। आखिर उनका असली मकसद यही था कि पापा जल्द से जल्द सॉन्ग जिंगन्यान को अपनाकर उससे प्यार करने लगे। लेकिन इस बार पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे सीधे मम्मी के पास से निकल गए। मम्मी वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह हैरान। वो पापा की जाती हुई पीठ को अविश्वास से देखती रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था? पहले तो वो बस थोड़ा सा प्यार जताती और पापा खुशी से खिल उठते थे, फिर आज अचानक वो उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे थे? मैंने पीछे मुड़कर मम्मी की तरफ देखा और होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। क्या उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि उनके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? पापा मुझे वापस मेरे कमरे में ले आए। उन्होंने गंभीर नजरों से मुझे देखा। लू हुआई, सच सच बताओ, क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता है? मैंने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर सिर हिला दिया। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मन ही मन में सोच रहा था, मैं ये सब नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो पापा पूरी तरह टूट जाएंगे। पिछली जिंदगी में मैंने मम्मी को एक दूसरे आदमी के साथ देखा था। जब मैंने ये बात पापा को बताई तो उन्होंने उल्टा मुझे ही झूठा कह दिया। उन्होंने कहा था कि मैं छोटा हूँ, इसीलिए बेकार की कहानियां बना रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझ में जरा भी समझदारी या दया नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मम्मी सॉन्ग जिंगन्यान को मुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी। मैं घर में झगड़ा करवाना चाहता हूँ। मुझे डर लग रहा था कहीं पापा मुझसे प्यार करना बंद न कर दें। लेकिन तभी मैंने देखा पापा की आंखें अचानक लाल हो गई थी। उनमें दर्द भी था और गहरा पछतावा भी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, लू हुआई, तुम मेरे बेटे हो। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता हूँ और तुम भी सबसे ज्यादा मेरी इज्जत और प्यार करते हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं दौड़कर उनके गले लग गया। पापा ने भी मुझसे आगे कुछ पूछने की जिद नहीं की, लेकिन उसके बाद मैं साफ महसूस कर सकता था कि पापा अब मम्मी और सॉन्ग जिंगन्यान से दूरी बनाने लगे थे। जब भी सॉन्ग जिंगन्यान पापा को खुश करने की कोशिश करता, पापा उसे ठंडेपन से नजरअंदाज कर देते, और जब मम्मी पापा के करीब आने की कोशिश करती तब भी पापा का रवैया बिल्कुल बेरुखा रहता। पहले पापा शायद ही कभी कंपनी जाते थे, लेकिन अब वो रोज रोज कंपनी जाने लगे थे। मैंने देखा इससे मम्मी और सॉन्ग जिंगन्यान दोनों बेचैन होने लगे। एक रात खाने के बाद दोनों एक कोने में छुपकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सॉन्ग जिंगन्यान परेशान होकर बोला, माँ, आपने तो कहा था कि उस आदमी को खुश करना बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहे जो करूं वो हमेशा मेरे साथ ठंडा व्यवहार करता है। आखिर क्यों? मम्मी भी उलझन में थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो अचानक पूरी तरह बदल गया हो। शायद उम्र का असर है, मूड हर समय खराब रहता है, तुम बस उसे नजरअंदाज करो। फिर मम्मी बोली, कल तुम्हारी दूसरी बहन विंटर वेकेशन पर घर लौट रही है। उसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, पहले उसे अपने पक्ष में कर लो। सॉन्ग जिंगन्यान ने आत्मविश्वास से कहा, मैं बहुत जल्द इस घर में लू हुआई की जगह ले लूंगा। जिस दिन पूरा परिवार मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगा, उस दिन इस घर की सारी संपत्ति हथियाना बच्चों का खेल बन जाएगा। फिर हम असली पापा को भी यहाँ आराम की जिंदगी देने बुला लेंगे। मम्मी संतुष्ट होकर बोली, चिंता मत करो, लू हुआई तो बस एक नाजुक माहौल में पला बढ़ा बेकार बच्चा है, वो तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। सॉन्ग जिंगन्यान आत्मविश्वास से भरा हुआ था और पिछली जिंदगी में सच में ऐसा ही हुआ था। मैंने कभी उससे सावधान रहने की कोशिश नहीं की, उल्टा मम्मी की बातों में आकर उसे अपना सगा भाई मान लिया था। लेकिन वो हर मोड़ पर मेरे खिलाफ साजिश करता रहा। धीरे धीरे पूरे परिवार को लगने लगा कि मैं छोटा दिल वाला और घटिया इंसान हूँ, और आखिर में सबकी नजरों में सिर्फ वही अच्छा बन गया। लेकिन इस जन्म
में उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला था। अगले दिन मेरी दूसरी बहन लू मंगजिया विंटर वेकेशन पर घर लौट आई। वो काफी मोटी हो चुकी थी, लगभग 100 किलो वजन। उसे ना एक्सरसाइज पसंद थी ना पढ़ाई। दिन भर बस जंक फूड खाना और गेम खेलना ही उसकी जिंदगी बन चुका था। यहाँ तक कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही थी उसमें भी उसका एडमिशन पैसों के दम पर हुआ था। बाहरी लोगों की नजर में मेरी दूसरी बहन पूरी तरह निकम्मी लड़की थी। पापा ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी बन जाएगी, लेकिन उस समय उनका सारा ध्यान बड़ी दीदी लू वानचिंग को काबिल बनाने में लगा हुआ था। दूसरी दीदी की जिम्मेदारी ज्यादातर मम्मी के पास थी और मम्मी हमेशा उनसे कहती थी, तुम्हारी बड़ी बहन पहले ही पूरे परिवार का बोझ उठा रही है, तुम्हें बस अमीर घर की बेटी बनकर आराम से जिंदगी जीनी है। धीरे धीरे दूसरी दीदी ने जिंदगी में आगे बढ़ने की सारी इच्छा ही खो दी। उनकी जिंदगी बस खाने, सोने और वक्त बर्बाद करने तक सीमित रह गई। दूसरी दीदी जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, सॉन्ग जिंगन्यान सबसे पहले उनका स्वागत करने आगे बढ़ा। फिर वो धीरे से उनके कान के पास झुक गया। मैंने मम्मी को कहते सुना, तुम्हारी पसंद की फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन और मसालेदार चिकन फीट सब मैंने खरीद कर तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी पसंदीदा कोक भी रखी है, बस पापा को मत बताना, ठीक है? दूसरी दीदी की आंखों में तुरंत खुशी चमक उठी। घर में पापा इन चीजों को बिल्कुल आने नहीं देते थे। हर बार जब दूसरी दीदी घर लौटती, पापा उनका बैग तक चेक करते थे ताकि वो जंक फूड छुपा कर ना ला सकें। पिछली जिंदगी में ये सब चीजें मम्मी चोरी छिपे उनके लिए लाती थी, लेकिन अब ये काम सॉन्ग जिंगनियन कर रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि दूसरी दीदी के मन में उसके लिए तुरंत अपनापन पैदा हो गया। लेकिन तभी उन्हें मेरे मन की आवाज सुनाई दी। मैंने दोनों को इतना करीब देखकर होठ फुलाए और मन ही मन बड़बड़ाया, दूसरी दीदी पहले ही इतनी मोटी हो चुकी हैं, फिर भी उन्हें यही बेकार खाना खाना है। क्या वो पूरी जिंदगी बस मोटी ही बनी रहना चाहती हैं? अचानक दूसरी दीदी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने चौड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। मेरे मन की आवाज फिर गूंजी, 3 साल का बच्चा भी जानता है कि इतना जंक फूड खाना शरीर के लिए खराब होता है। क्या दूसरी दीदी ने कभी सोचा नहीं कि मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन उन्हें बार बार यही सब खाने के लिए क्यों उकसाते हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी दीदी गुस्से से बोली। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस मासूम चेहरा बनाकर खड़ा रहा। दूसरी दीदी खुद भी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सच में बोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर मेरे मन की आवाज सुनाई दी। शायद मुझे दूसरी दीदी को सच नहीं बताना चाहिए। मम्मी जानबूझकर उन्हें निकम्मा और बेकार इंसान बना रही हैं। अब दूसरी दीदी की आंखों में और भी ज्यादा सदमा था। मैं मन ही मन बोलता रहा, अगर वो ऐसे ही जंक फूड खाती रही तो आगे चलकर उन्हें खाने की नली का कैंसर हो जाएगा। मरते वक्त उनका शरीर सिर्फ हड्डियों और चमड़ी में बदल जाएगा। दूसरी दीदी मुझे अविश्वास से घूरती रह गई। मैं बिना कुछ बोले मुड़ा और वहाँ से चलने लगा। चलते चलते मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो, दूसरी दीदी को मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन के करीब ही रहने दो। वैसे भी अब सॉन्ग जिंगनियन आ चुका है, वो मुझसे पहले जैसा प्यार थोड़ी करेंगी। लुहुआई, अचानक दूसरी दीदी ने मुझे आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ दूसरी दीदी? वो कुछ पल चुप रही। शायद उन्हें अभी भी लग रहा था कि कहीं वो भ्रम तो नहीं देख रही। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। सॉन्ग जिंगनियन के इस घर में आने से पहले मैं पूरे परिवार का सबसे लाडला था। घर का हर इंसान मुझे प्यार करता था, यहाँ तक कि हमेशा विद्रोही रहने वाली दूसरी दीदी भी। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। उन्होंने मुझे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की एक जोड़ी दी। पसंद आए? हाँ। मैंने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। फिर मन ही मन बड़बड़ाया, अभी तो दूसरी दीदी मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, लेकिन जल्द ही वो सिर्फ सॉन्ग जिंगनियन की परवाह करेंगी। यहाँ तक कि ये जूते भी वो मुझसे छीन लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी दीदी तुरंत बोल उठी, ये जूते मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तभी अचानक सॉन्ग जिंगनियन बीच में बोल पड़ा, वाह, मैंने अपनी जिंदगी में इतने शानदार स्नीकर्स कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। दूसरी दीदी ने उसे हल्की चिढ़ के साथ देखा, लेकिन सॉन्ग जिंगनियन मासूम चेहरा बनाकर बोला, भैया लुहुआई सच में बहुत लकी हैं। दूसरी दीदी आपको कितना प्यार करती हैं। अगर मेरे पास भी ऐसे कूल जूते होते और मैं इन्हें पहनकर बास्केटबॉल खेलता तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। पिछली जिंदगी में भी उसने यही मासूम और बेचारेपन वाला नाटक करके दूसरी दीदी का दिल जीत लिया था। तब दूसरी दीदी ने बड़े प्यार से मुझसे कहा था, लुहुआई, ये जूते सॉन्ग जिंगनियन को दे दो, मैं बाद में तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे खरीद दूंगी। लेकिन सच तो ये था, जैसे ही मैंने वो जूते उसे दे दिए, दूसरी दीदी ने कभी मेरे लिए दूसरा जोड़ा खरीदा ही नहीं। उसके बाद दूसरी दीदी ने मेरे लिए कभी दूसरा जूता नहीं खरीदा। धीरे धीरे उनका सारा प्यार और अपनापन भी सॉन्ग जिंगनियन छीनने वाला था। इस बार मैंने दूसरी दीदी के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। मैंने सीधे जूतों का डिब्बा सॉन्ग जिंगनियन की तरफ बढ़ा दिया। अगर तुम्हें इतने पसंद है तो तुम ही रख लो। मन ही मन मैंने सोचा, वैसे भी अगर मैं ये जूते उसे नहीं दूंगा तो दूसरी दीदी खुद मुझे समझाकर उसे देने के लिए कहेंगी। मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। सॉन्ग जिंगनियन का चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में धन्यवाद भैया। उसी पल अचानक मुझे पिछली जिंदगी की बात याद आ गई। वो जानबूझकर जूतों को गंदा करेगा और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैंने जूतों का डिब्बा उसके हाथ में दिया, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, डिब्बा सीधा नीचे गिर पड़ा। अंदर के जूते लुढ़कते हुए पास के कीचड़ भरे पानी में जा गिरे। उसी समय सॉन्ग जिंगनियन ने जोर से दुख भरी चीख मारी, इतने सुंदर जूते, ये गंदे कैसे हो गए? मैंने बचपन से ऐसे जूतों का सपना देखा था। वो दुखी चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखने लगा। भैया, अगर आपको मुझे ये जूते देने ही नहीं थे तो ऐसा दिखावा करके इन्हें जमीन पर फेंकना भी नहीं चाहिए था। फिर वो जल्दी से दूसरी दीदी की तरफ मुड़ा। दूसरी दीदी, प्लीज भैया को मत
डांटिए। मुझे यकीन है उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन इस बार दूसरी दीदी सच में उलझन में दिखी। उन्होंने सीधा सवाल किया, मैं लू हुआई को क्यों डांटूं? यहाँ तक कि सॉन्ग जिंगनियान को देखने के उनके अंदाज में हल्की नफरत भी झलक रही थी। सॉन्ग जिंगनियान खुद भी घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि मामला उल्टा कैसे पड़ गया। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि दूसरी दीदी मुझे छोटा दिल वाला कहकर डांटेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसकी सारी तैयार की हुई बातें उसके गले में ही अटक गईं। दूसरी दीदी ठंडे लहजे में बोली, जूते तुमसे संभाले नहीं गए तो गलती तुम्हारी हुई। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो, मैं लू हुआई को क्यों दोष दूं? सॉन्ग जिंगनियन घबरा कर बोला, नहीं, क्योंकि जब भैया ने मुझे डिब्बा दिया उन्होंने जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया। मैंने तुरंत बड़े दिल वाला बनने का नाटक किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी दीदी अचानक भड़क उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसी पर उंगली उठाने का हक किसने दिया? गलती खुद करते हो और ऊपर से कोई शर्म भी नहीं, उल्टा हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? दूसरी दीदी इतनी जोर से चिल्लाई कि सॉन्ग जिंगनियन का चेहरा शर्म और डर से लाल पड़ गया। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इस घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। ये कहते हुए दूसरी दीदी सच में उसे बाहर घसीटने के लिए आगे बढ़ गई। सॉन्ग जिंगनियन डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। असल में मम्मी जानबूझकर कमरे से बाहर ही रुकी हुई थी। वो चाहती थी कि सॉन्ग जिंगनियन को अकेले में मौका मिले ताकि वो दूसरी दीदी का दिल जीत सके। उधर पापा कंपनी गए हुए थे और अभी तक लौटे नहीं थे। कमरे से शोर सुनते ही मम्मी भागती हुई अंदर आई। ये क्या हो रहा है लू मंगजिया? तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मम्मी ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन दूसरी दीदी तुरंत चिल्लाई, वो मेरा भाई नहीं है, लू हुआई ही मेरा असली भाई है। जिसे आप घर लेकर आई हैं उसे अभी इसी वक्त वापस ले जाइए। मम्मी गुस्से में बोली, क्या बेहुदा बातें कर रही हो? अब जब वो इस घर में आ चुका है तो वो इसी परिवार का हिस्सा है। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी जरा समझदारी नहीं आई। ये कहकर मम्मी ने सॉन्ग जिंगनियन को अपने पास खींच लिया। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे लिए स्नैक्स खरीद कर लाया था। उसे पता था कि तुम्हारे पापा को ये सब पसंद नहीं आएगा, फिर भी वो रिस्क लेकर तुम्हारे लिए सब लाया और तुम हो कि उसका एहसान मानने के बजाय ऐसा व्यवहार कर रही हो। जैसे ही मम्मी ने स्नैक्स वाला बैग उठाया मैंने देखा दूसरी दीदी गुस्से से कांपने लगी। वो मम्मी से बहस करने ही वाली थी, लेकिन तभी उन्हें फिर मेरे मन की आवाज सुनाई दी। दूसरी दीदी अभी कुछ मत कहो, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वक्त मम्मी से बहस नहीं करता। वैसे भी बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने सॉन्ग जिंगनियन को इस घर में सिर्फ हमारी फैमिली की संपत्ति हथियाने के लिए लाया है। अभी दूसरी दीदी को खुद को बदलने पर ध्यान देना चाहिए ताकि सही समय आने पर मम्मी को पूरी तरह चौंका सके। मेरे मन की आवाज सुनते ही दूसरी दीदी अचानक शांत हो गईं। जो शब्द उनके होठों तक आ चुके थे वो वापस अंदर ही रह गए। उन्होंने बस एक ही बात कही, मेरा इकलौता भाई सिर्फ लू हुआई है। इतना कहकर दूसरी दीदी मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। पीछे मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन बस हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। उनके चेहरे पूरी तरह उलझन से भरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हमारे पूरे परिवार को क्या हो गया है। आखिर अब हम लोग उनकी बातों में क्यों नहीं आ रहे थे। दूसरी दीदी मुझे अपने कमरे में ले गई। अंदर जाते ही उन्होंने गुस्से में सॉन्ग जिंगनियन के लाई सारे स्नैक्स कूड़ेदान में फेंक दिए। फिर जैसे उन्हें कुछ और याद आया उन्होंने तुरंत अपने फोन के सारे गेम भी डिलीट कर दिए। ये सब करने के बाद वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और गंभीर होकर बोली, सच सच बताना लू हुआई, क्या मैं पहले तुम्हें बहुत निराश करती थी? मैंने तुरंत सिर हिलाकर उन्हें हौसला दिया। बिल्कुल नहीं, मेरी दूसरी दीदी सबसे अच्छी है। मन ही मन मैंने फिर कहा। दूसरी दीदी बस मम्मी के बहकावे में आ गई थी। असल में वो बहुत समझदार हैं। भविष्य में वो जरूर बहुत शानदार इंसान बनेंगी। मेरी बात सुनकर दूसरी दीदी हल्का सा मुस्कुराई। उनकी आंखों में भावुकता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, लू हुआई, आज से दूसरी दीदी पूरी मेहनत करेंगी और खुद को एक काबिल इंसान बनाएंगी। मैं वादा करती हूँ आगे से किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है दूसरी दीदी। मैंने जोर से सिर हिलाया। घर लौटने के बाद दूसरी दीदी ने सबसे पहला काम किया, वो सीधे अस्पताल गई और अपना पूरा चेकअप करवाया। उसके बाद उन्होंने एक पर्सनल ट्रेनर रखा और वजन कम करने का पूरा प्लान बनाया। सिर्फ वजन घटाना ही नहीं, दूसरी दीदी ने फिर से अपनी किताबें भी उठाई। उन्होंने एक ट्यूटर रखा और दोबारा शुरुआत से पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ तक कि प्राथमिक स्कूल के लेवल से भी दोबारा सीखना शुरू कर दिया। पूरा विंटर वेकेशन उन्होंने सिर्फ पढ़ाई और वजन कम करने में लगा दिया। मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह गए। आखिर उन्होंने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि सॉन्ग जिंगनियन के घर में आते ही पापा और दूसरी दीदी दोनों पूरी तरह बदल गए। पहले पापा शायद ही कभी कंपनी जाते थे। उन्होंने लगभग सारा काम मम्मी के भरोसे छोड़ रखा था। मम्मी बस थोड़ी ही दूर थी कंपनी की असली ताकत अपने हाथ में लेने से। लेकिन जैसे ही पापा ने दोबारा कंपनी संभालनी शुरू की, जो शेयर होल्डर्स और बड़े अधिकारी पहले मम्मी की तरफ झुक रहे थे, उन्होंने तुरंत उनका साथ छोड़ दिया। अब कोई भी मम्मी को खास अहमियत नहीं दे रहा था। मम्मी गुस्से से पागल होने लगी। एक दिन मैंने उन्हें फिर से सॉन्ग जिंगनियन से छुपकर बात करते सुना, लेकिन इस बार उनकी आवाज में उसके लिए नाराजगी साफ झलक रही थी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें इस परिवार का दिल जीतने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो सब कुछ उल्टा ही बिगाड़ दिया। मेरी पूरी योजना हाथ से निकलती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे असली पापा को यहाँ आराम की जिंदगी देने कैसे बुलाऊंगी? मम्मी की आवाज शिकायत और गुस्से से भरी हुई थी। सॉन्ग जिंगनियन भी दुखी होकर बोला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने वही सब किया जो आपने सिखाया था, लेकिन फिर भी कोई मेरी बातों में नहीं आ रहा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मम्मी खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। उनका मूड
बेहद खराब हो चुका था। आखिरकार उन्होंने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। तुम्हारी बड़ी बहन नए साल पर घर लौट रही है। वो इस परिवार में सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करती है। तुम्हें हर हाल में उसका दिल जीतना होगा। बाकी लोगों की चिंता छोड़ दो, वो सब बेकार है। इस परिवार की असली वारिस सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन है। सॉन्ग जिंगनियन ने तुरंत भरोसे से कहा, इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। मैं बड़ी दीदी को हर हाल में अपना बना लूंगा। शायद वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है, लोगों के चेहरे पढ़ने में भी और खुद को मासूम दिखाने में भी। उसके हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन था कि वो पूरे परिवार का प्यार न जीत पाए। पिछली जिंदगी में जब मम्मी ने मुझे छत से नीचे धक्का दिया था, तब उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा था, तुमसे सब कुछ छीनने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली ही काफी है। उस साल जब मैं छत से गिरकर मौके पर ही मर गया था, तब पापा और मेरी दोनों बहनें सच में बहुत दुखी हुई थीं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और वो सब सॉन्ग जिंगनियन की मीठी बातों में आ गए। उसके कुछ ही समय बाद मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन ने उन सबको भी खत्म कर दिया। पिछली जिंदगी की सारी बातें याद करके मैंने अपने दांत भी छिए। इस बार मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। नए साल से एक हफ्ते पहले मेरी बड़ी दीदी लू वोंगचिंग विदेश से इलाज करवाकर वापस लौटी। करीब 6 महीने पहले उनकी कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं और पापा विदेश यात्रा पर थे और दूसरी दीदी घर पर बैठकर गेम खेल रही। सबसे पहले मम्मी ही बड़ी दीदी के पास पहुंची थी। मैंने सुना था कि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें टूट चुकी थीं और एम्बुलेंस तुरंत मौके तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब मम्मी ने बड़ी दीदी को अपनी पीठ पर उठाया और कई किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उस पूरे दृश्य की तस्वीरें राह चलते लोगों ने खींच ली थी। हर कोई मम्मी के मातृत्व और त्याग की तारीफ कर रहा था। हमारे पूरे परिवार के दिल में भी उनके लिए सम्मान और प्यार और बढ़ गया था। लेकिन सच कुछ और ही था। वो एक्सीडेंट किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि मम्मी ने खुद किसी को बड़ी दीदी की कार के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भेजा था। क्योंकि बड़ी दीदी इस परिवार की असली वारिस थी और मम्मी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मर जाएं। अगर बड़ी दीदी मर जाती और दूसरी दीदी वैसे ही निकम्मी बनी रहती तो इस घर में सिर्फ मैं बचता और मम्मी की नजर में मुझे संभालना सबसे आसान था। उन्हें बस सॉन्ग जिंगनियन को घर लाकर मेरी जगह दिलानी थी। फिर आखिरकार इस परिवार की सारी दौलत उन्हीं और उनके बेटे की हो जाती। लेकिन उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। एक्सीडेंट के बाद बड़ी दीदी मौके पर नहीं मरी। असल में मम्मी उन्हें बचाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि राह चलते लोगों ने उनकी तस्वीरें खींच ली थी, उन्हें मजबूरन एक त्यागी माँ का नाटक करना पड़ा। बड़ी दीदी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। काफी मुश्किलों के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। उसके बाद मम्मी ने खुद सलाह दी कि बड़ी दीदी इलाज के लिए विदेश चली जाएं। उन्होंने कहा, विदेश की मेडिकल सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उन्होंने खुद बड़ी दीदी के लिए सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल का इंतजाम भी किया, लेकिन नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पूरा आधा साल बीत गया और बड़ी दीदी के पैरों में जरा भी सुधार नहीं आया। बड़ी दीदी, आप आखिरकार वापस आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया। सॉन्ग जिंगनियन तुरंत उनके पास भागकर पहुंचा। उसके चेहरे पर वही मासूम और मीठी मुस्कान थी। वो बोला, मैं हमेशा मम्मी से आपके बारे में सुनता था। वो कहती थी कि आप समझदार, शांत, खूबसूरत और बहुत उदार हैं। लेकिन सच कहूँ, सुनने से ज्यादा देखने पर यकीन होता है। आप मेरी कल्पना से भी ज्यादा जवान और खूबसूरत हैं। अपने पैरों की हालत की वजह से बड़ी दीदी बहुत असुरक्षित और अंदर से टूटी हुई हो चुकी थी। वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती थी। एक समय ऐसा था जब मैं और पापा अक्सर विदेश जाकर उनसे मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हर बार हमें वापस भेज देती थी। वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ मम्मी से मिलती थी। आखिरकार हमने भी उनसे मिलने जाना बंद कर दिया। अब सॉन्ग जिंगनियन का इतना अपनापन और उत्साह देखकर बड़ी दीदी थोड़ी असहज जरूर हुई, लेकिन वो उसकी गर्मजोशी को ठुकरा भी नहीं सकी। सॉन्ग जिंगनियन की आंखों में खुशी चमक रही थी। बड़ी दीदी, आपने इतनी लंबी फ्लाइट ली है, आप थक गई होंगी ना, आइए मैं आपके कंधे दबा देता हूँ। ये कहते ही उसने बड़ी दीदी के कंधे दबाने शुरू कर दिए। बार बार पूछ रहा था, आराम मिल रहा है ना? मुझे पता था कि आप वापस आने वाली हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर मसाज करना सीखा है। टीचर ने मुझे पैरों की मसाज भी सिखाई है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अब जब आप वापस आ गई हैं, मैं हर दिन आपके पैरों की मसाज किया करूंगा। मैंने देखा बड़ी दीदी थोड़ी शर्माई, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली और इस बार मेरे मन में कोई आवाज नहीं उठी। मैंने मन ही मन सोचा, अभी सॉन्ग जिंगनियन को थोड़ा घमंड करने दो। एक कहावत है ना, जितना ऊंचा इंसान चढ़ता है, गिरने पर उतना ही बुरी तरह टूटता है। अगर मैं उन्हें अभी थोड़ी खुशी और मिठास महसूस ही नहीं करने दूंगा, तो आखिर में उन्हें पूरी तरह बर्बाद कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद सॉन्ग जिंगनियन ने बहुत जल्दी बड़ी दीदी का दिल जीत लिया। पहले वो खुद को लेकर थोड़ा असुरक्षित रहता था, लेकिन जैसे ही बड़ी दीदी ने उसे अपनाना शुरू किया, वो पूरे घर में मोर की तरह इतराने लगा। उसका आत्मविश्वास अचानक बहुत बढ़ गया था। मम्मी भी ये देखकर बेहद खुश थी। आखिर उन्होंने इतने सालों तक उसे बहुत मेहनत से तैयार किया था। उनके हिसाब से वो मुझसे हर मामले में बेहतर था, फिर वो कैसे किसी काम का ना निकलता। इसके बाद मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन ने अपना अगला बड़ा कदम उठाया। नए साल से ठीक 2 दिन पहले सॉन्ग जिंगनियन का 15वां जन्मदिन आने वाला था। मम्मी ने तुरंत फैसला किया कि घर पर उसके लिए बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी जाएगी। उन्होंने हमारे लगभग सारे रिश्तेदारों और करीबी लोगों को न्योता भेज दिया। असल में ये पार्टी सिर्फ जन्मदिन नहीं थी, ये सबके सामने सॉन्ग जिंगनियन को आधिकारिक तौर पर परिवार का हिस्सा घोषित करने जैसा था। पापा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। अब उनके मन में सॉन्ग जिंगनियन के लिए जरा भी अपनापन नहीं बचा था, बल्कि उन्हें उससे नफरत होने लगी थी। आखिर कौन आदमी खुशी खुशी अपनी पत्नी के नाजायज बेटे को पालना चाहेगा? लेकिन अभी सच उजागर करने का सही समय नहीं आया
आया था, इसीलिए पापा सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। हालांकि इस बार उन्होंने सॉन्ग जिंगडियन की बर्थडे पार्टी की तैयारी में जरा भी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने पूरा काम मम्मी पर छोड़ दिया और मम्मी तो यही चाहती थी। उन्होंने पूरे दिल से इस पार्टी की तैयारी की। आखिरकार सॉन्ग जिंगडियन के जन्मदिन वाले दिन घर में बहुत भीड़ जमा हो गई। मम्मी ने लगभग सभी बड़े रिश्तेदारों और खास मेहमानों को बुलाया था। पूरा विशाल विला लोगों की आवाजों से गूंज रहा था। सॉन्ग जिंगडियन ने सफेद रंग का बेहद महंगा सूट पहन रखा था। वो मम्मी के साथ मेहमानों के बीच घूम रहा था। मम्मी बड़े गर्व से उसे सबके सामने परिचय करा रही थी। पापा ये सब और ज्यादा नहीं झेल पाए। उन्होंने काम का बहाना बनाया और सीधे अपने कमरे में चले गए। दूसरी दीदी भी नीचे नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि उन्हें पढ़ाई करनी है। इस पूरे माहौल में सिर्फ बड़ी दीदी ही नीचे मौजूद थी। एक्सीडेंट के बाद जो बड़ी दीदी कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं होती थी, वो इस बार खास तौर पर सॉन्ग जिंगडियन के लिए हॉल में आई थी। कुछ देर तक मेहमानों के बीच घूमने के बाद सॉन्ग जिंगडियन मेरे सामने आकर रुक गया। उस समय मैं अकेला बैठकर डिजर्ट खा रहा था। वो हल्का सा हंसा और बोला, लू हुआई, ये सूट बड़ी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया है। सुना है ये बहुत महंगा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बताओ ना मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ। ये कहते हुए वो मेरे सामने घूम घूम कर अपना सूट दिखाने लगा। पिछली जिंदगी में भी वो यही तरीका इस्तेमाल करता था। वो जानबूझकर मुझे जलाता, फिर खुद को बेचारा और मासूम साबित करता, और मैं सच में उसकी चाल में फंस जाता था। मैं उससे झगड़ पड़ता, जिसके बाद पूरा परिवार और पार्टी में आए सभी लोग मुझे बदतमीज और छोटा दिल वाला समझते। लेकिन इस बार मुझे उसकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस आराम से कहा, सूट सच में बहुत अच्छा है और तुम पर काफी जंच भी रहा है। मेरी बात सुनकर सॉन्ग जिंगडियन थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं शांत रहूंगा। फिर भी उसने मुझे और उकसाने की कोशिश की। तुम्हें जलन नहीं हो रही? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। क्यों होगी? बड़ी दीदी पहले भी मेरे लिए बहुत सारे अच्छे सूट खरीद चुकी हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक सूट दे दिया। इसमें जलने वाली कौन सी बात है? सॉन्ग जिंगनियान कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे लगा था तुम्हें बुरा लगेगा। इन दिनों बड़ी दीदी ज्यादातर समय मेरे साथ ही रहती। वो चाहती हैं कि मैं इस परिवार में जल्दी घुल मिल जाऊं, इसलिए वो हमेशा मेरे आसपास रहे। मुझे डर था कि शायद तुम्हें ये पसंद ना आए। अच्छा हुआ मैं गलत था। लगता है तुम बड़ी दीदी पर उतना निर्भर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। उसी समय बड़ी दीदी अपनी व्हील चेयर पर हमारी तरफ आ गई। पिछले कुछ दिनों में पता नहीं सॉन्ग जिंगनियान ने उनसे क्या क्या कहा था, लेकिन अब बड़ी दीदी साफ तौर पर उसकी तरफदारी करने लगी थी। हमें अकेले बात करते देखकर उन्हें शायद डर था कि मैं सॉन्ग जिंगनियान को परेशान करूंगा, इसलिए वो खुद हमारे पास चली आई। और सॉन्ग जिंगनियान ने भी उन्हें आते हुए पहले ही देख लिया था। उसने जानबूझकर वही बातें कही थी ताकि बड़ी दीदी सुन सकें। वो बस उन्हें ये जताना चाहता था कि मेरी भावनाएं उतनी गहरी नहीं है जितनी उसकी है। मैंने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, मम्मी ने तो कहा था कि तुम अभी अभी इस घर में आए हो, इसलिए सबको तुम्हारा खास ध्यान रखना चाहिए। तो क्या अब मुझे भी तुम्हारी तरह जिद्दी और हक जताने वाला बन जाना चाहिए? क्या बड़ी दीदी को हर समय सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए? मेरी बात सुनते ही सॉन्ग जिंगनियान एक पल के लिए असहज हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने फिर से बेशर्मी से खुद को बेचारा दिखाना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने बड़ी दीदी को तुमसे छीन लिया? लेकिन अभी तो तुम खुद कह रहे थे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए सॉन्ग जिंगनियान ने तुरंत ऐसा दुखी चेहरा बना लिया जैसे मैंने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। बड़ी दीदी ने जब उसे इतना टूटा हुआ देखा तो उनकी आवाज भी थोड़ी नरम पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? सॉन्ग जिंगनियान ने बेचारे बनते हुए कहा, कुछ नहीं, आगे से मैं अपनी हद में रहूंगा। लू हुआई, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं इस घर में सबके साथ रहने आया हूँ, किसी का रिश्ता तोड़ने नहीं। उसकी बातें सुनकर दूसरी बार भी मेरा हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आखिर कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उसी समय जैसे ही बड़ी दीदी ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया, सॉन्ग जिंगनियान ने चुपके से अपना पैर पीछे खींच लिया। फिर उसने अपनी फटी हुई पैंट का हिस्सा थोड़ा और खोल दिया, जिससे उसकी जांघ का हिस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह टूट चुका हो। फिर उसने अचानक ऊंची आवाज में मुझसे सवाल किया, लू हुआई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तक हमारे बीच हुई छोटी सी बहस पर सिर्फ बड़ी दीदी और शायद मम्मी का ही ध्यान गया था, लेकिन मम्मी ने आज की पार्टी की तैयारी बहुत सोच समझ कर की थी। जैसे ही सॉन्ग जिंगनियान ने जोर से चिल्लाया, हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजर हमारी तरफ घूम गई। सॉन्ग जिंगनियान ने तुरंत और भी ज्यादा बेबस चेहरा बना लिया। वो ऐसा दिख रहा था जैसे शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता हो। बड़ी दीदी जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर उसके हाथ में देने लगी। सॉन्ग जिंगनियान ने दुखी चेहरा बनाकर वो जैकेट अपनी कमर पर लपेट ली। उसकी हालत बिल्कुल डरे हुए छोटे हिरण जैसी लग रही थी, जिसे देखकर लोगों को उस पर तरस आने लगा। तभी मम्मी भी हमारे पास आ गई। क्या हुआ? सॉन्ग जिंगनियान कांपने का नाटक करते हुए चुप खड़ा रहा। इतने लोगों के सामने वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मम्मी ने बड़ी दीदी की तरफ देखकर पूछा, लू वोंगशिंग, आखिर यहाँ हुआ क्या है? बड़ी दीदी ने बिना झिझक सारी गलती मेरे सर डाल दी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लू हुआई ने जिंगनियन की पैंट फाड़ दी। मम्मी तुरंत गुस्से में बोली, लू हुआई, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज उसका जन्मदिन है। क्या तुम एक दिन के लिए भी अपनी जलन और ईर्ष्या को अलग नहीं रख सकते? पिछले 15 सालों में उसने कभी ढंग से अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। अगर ऐसा था तो हर साल मम्मी आखिर किसके साथ जन्मदिन मनाती थी? किसी कुत्ते के साथ? उसी समय हॉल में लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लू हुआई सच में बहुत बिगड़ चुका है। उसने सबके सामने सॉन्ग जिंगनियन को शर्मिंदा कर दिया। अब चाहे कुछ भी हो, सॉन्ग जिंगनियन इस परिवार का हिस्सा है। लू हुआई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सुना है इस बच्चे ने बचपन में बहुत दुख झेले हैं। धीरे धीरे लगभग सभी लोग मेरी आलोचना करने लगे। मैंने साफ
देखा। मम्मी और सॉन्ग जिंगनेन की आंखों में छिपी हुई खुशी चमक रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी चाल आखिरकार सफल होने वाली है, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर मैंने बड़ी दीदी की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब चाहे मैं कितनी भी सफाई दूं, कोई फायदा नहीं होगा, है ना? जिस बड़ी दीदी को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उन्हें भी लगता है कि मैंने जानबूझकर सॉन्ग जिंगनेन की पैंट फाड़ी है। मेरी बात सुनते ही बड़ी दीदी अचानक सख्त पड़ गईं। उनके चेहरे पर साफ उलझन दिखाई देने लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना मुंह खोलते हुए देखा ही नहीं था। फिर भी उन्हें मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मन ही मन आगे कहा, असल में अगर मुझ पर झूठा इल्जाम लग भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बड़ी दीदी को मम्मी हमेशा अंधेरे में रखें। अगर बड़ी दीदी को पता चल जाए कि उनकी टांगे इसलिए खराब हुई क्योंकि मम्मी ने ही किसी से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, तो क्या वो पूरी तरह टूट नहीं जाएंगी? वो मम्मी से इतना प्यार करती हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे। व्हीलचेयर पर बैठी बड़ी दीदी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने व्हीलचेयर के दोनों किनारों को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उनके हाथ गुस्से से कांपने लगे। सॉन्ग जिंगनेन बिल्कुल उनके पास खड़ा था। उसने तुरंत उनके भावों में आया बदलाव महसूस कर लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आने लगी। उसे लगा बड़ी दीदी उसकी तरफ से गुस्सा हो रही हैं और मुझसे नाराज हैं। शायद सॉन्ग जिंगनेन को लगा कि यही सही मौका है। वो तुरंत दुखी चेहरा बनाकर बोला, लू हुआई, अगर तुम्हें सच में मुझसे इतनी नफरत है तो मैं ये घर छोड़ देता हूँ। पिछले 1 महीने में मुझे जो खुशी मिली, एक पापा, एक मम्मी, 2 बहनें और एक छोटा भाई, मेरे लिए वही काफी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दुखी रहो। अगर तुम खुश नहीं हो तो चाहे मुझे ये घर कितना भी पसंद हो, मैं भी यहाँ खुश नहीं रह पाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर घर में मौजूद लगभग सभी लोग भावुक हो गए। रिश्तेदार और मेहमान एक एक करके मेरी आलोचना करने लगे। सॉन्ग जिंगनेन ने देखा कि सब लोग उसकी तरफ खड़े हो गए हैं तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वो बोला, सब लोग प्लीज लू हुआई को और मत डांटिए, मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। ये कहते कहते वो अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर मैं तो गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, मैं कभी इस परिवार का असली हिस्सा था ही नहीं। कृपया लू हुआई को मत डांटिए। अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। मम्मी तुरंत उसकी बात पकड़ते हुए बोली, तुम्हें मैं खुद इस घर में लाई हूँ तो तुम इस परिवार का हिस्सा हो। सॉन्ग जिंगनियन ने दर्द भरी आवाज में कहा, लेकिन इस घर में मेरा अपना क्या है? मैंने इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर मैं खुद को यहाँ का कैसे मान लूं? मम्मी ने बेबस चेहरा बनाकर कहा, तुम इतने असुरक्षित क्यों महसूस करते हो? सॉन्ग जिंगनियन ने सिर झुका लिया। मम्मी, आज रात ही मुझे वापस अनाथालय छोड़ आइए, असल में मेरी जगह वहीं है। मम्मी बेचैन होकर बोली, आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि इस घर में तुम्हारी जगह है? क्या करूं ताकि तुम्हें लगे कि हमारा पूरा परिवार तुम्हें अपनाता है? उनके चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी जैसे वो किसी भी कीमत पर सॉन्ग जिंगनियन को रोकना चाहती हो। अगर मैं ये सब अपनी पिछली जिंदगी में खुद न देख चुका होता तो शायद मैं भी उनकी एक्टिंग पर यकीन कर लेता। सच में मम्मी को तो कोई बड़ा अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री होना चाहिए था। 10 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने हमारे लू परिवार में बिल्कुल परफेक्ट अभिनय किया था। असल में वो मेरी असली माँ भी नहीं थी। मेरी सगी माँ की मौत एक हादसे में हो गई थी। तब मैं 1 साल का भी नहीं था। उस समय मम्मी पापा की कंपनी में सिर्फ एक छोटी सी मैनेजर थी। जब उन्हें पता चला कि पापा अकेले हो चुके हैं तो उन्होंने पापा के करीब आने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। उससे पहले पापा कभी उनकी तरफ देखते तक नहीं थे, क्योंकि वो मेरी असली माँ से बेहद प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे मम्मी ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे और मेरी दोनों बहनों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। उसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि मैं, मेरी दोनों बहनें और पापा सब उसके असली इरादों को समझ ही नहीं पाए। जब मैं 3 साल का था मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। मेरी असली माँ की मौत के बाद पापा अकेले ही कंपनी संभाल रहे थे। उसी दिन कंपनी में अचानक बहुत बड़ा काम आ गया जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाए। तब मम्मी खुद आगे आई और मुझे अस्पताल लेकर गईं। रात देर से जब पापा अपना काम खत्म करके अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मम्मी मुझे सीने से लगाकर अस्पताल के बेड पर ही सो गई थीं। 2 साल तक लगातार ऐसा सब देखने के बाद आखिरकार पापा का दिल भी पिघल गया। यहाँ तक कि मेरी असली माँ के रिश्तेदारों ने भी पापा को समझाया कि उन्हें मम्मी को स्वीकार कर लेना चाहिए। आखिरकार पापा ने अपने दिल की दीवारें गिरा दी और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के समय मम्मी ने सबके सामने कसम खाई थी कि वो जिंदगी भर पापा से प्यार करेंगी। हम तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखेंगी और पूरी जिंदगी हम तीनों के अलावा उनका कोई और बच्चा नहीं होगा। और सच कहूँ तो 10 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने कभी पापा से दूसरा बच्चा नहीं किया। एक समय ऐसा भी आया था जब पापा खुद मम्मी के साथ बच्चा चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें उनका अपना खून देना चाहते थे। लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, लू हुआई और उसकी दोनों बहनें ही मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी को इतना दृढ़ देखकर पापा ने भी फिर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन उसके बाद उनका प्यार मम्मी के लिए और गहरा होता चला गया। धीरे धीरे मैं और मेरी दोनों बहनें भी उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे। बाहर वालों की नजर में मम्मी एक आदर्श पत्नी और महान माँ थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब उनकी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने पापा से बच्चा इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके बचपन के प्रेमी से पहले ही एक बेटा था और वो पापा से किसी भी तरह का असली रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। शुरू से ही उनका मकसद हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना था। मेरी पिछली जिंदगी में वो सच में सफल भी हो गई थी। उन्होंने पापा की कंपनी छीन ली और पापा को मजबूर होकर बिल्डिंग से कूदकर जान देनी पड़ी। उन्होंने बड़ी दीदी को विदेश में अपाहिज हालत में अकेला छोड़ दिया। दूसरी दीदी को बीमारी से तड़प तड़प कर मरते देखा और मुझे उन्होंने खुद
खुद छत से नीचे धक्का देकर मार डाला। उसी वक्त हॉल में अचानक किसी ने जोर से कहा, इसका हल तो बहुत आसान है। अगर सॉन्ग जिंगनियन को इस घर में अपनापन महसूस नहीं हो रहा तो उसे सुरक्षा का एहसास दीजिए। लू ग्रुप के शेयर उसके नाम कर दीजिए। जब उसके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कौन कहेगा कि वो उस परिवार का हिस्सा नहीं है। ये वही आदमी था जिसे मम्मी पहले ही अपने पक्ष में कर चुकी थी। सॉन्ग जिंगनियन तुरंत घबरा कर बोला, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। उसके चेहरे पर फिर वही मासूम और दुखी वाला अभिनय था। मेरी पिछली जिंदगी में ये शेयर खुद पापा ने उसे दिए थे। तब पापा को उस पर दया आ गई थी और उन्होंने अपने हिस्से के 10% शेयर सॉन्ग जिंगनियन को दे दिए थे। उस समय पापा के पास कुल 30% शेयर थे। 10% देने के बाद उनके पास सिर्फ 20% बचे। 20% बड़ी दीदी के पास थे, 20% मम्मी के पास और बाकी 30% बाहरी शेयर होल्डर्स के पास फैले हुए थे। बाद में मम्मी ने अपने 20% और सॉन्ग जिंगनियन के 10% शेयर मिलाकर धीरे धीरे बाकी शेयर भी खरीदने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने बड़ी दीदी पर दबाव डाला ताकि वो भी अपने 10% शेयर दे दे और इस तरह वो लू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। लेकिन इस बार पापा वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने देखा मम्मी की नजर सीधा बड़ी दीदी पर गई। उन्होंने भावुक आवाज में कहा, मैंने तुमसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। तुम जानती हो मेरे पास जो शेयर हैं वो सिर्फ इसीलिए है ताकि मैं तुम्हारे पापा का काम बांट सकूं। अभी तुम आराम कर रही हो तो फिलहाल अपने 10% शेयर जिंगनियन को दे दो, बाद में मैं तुम्हें उसका बदला दे दूंगी। उन्होंने ये बात ऐसे कही जैसे बड़ी दीदी का मना करना नामुमकिन हो। आखिर अभी कुछ देर पहले ही बड़ी दीदी ने सॉन्ग जिंगनियन की खातिर मुझे सबके सामने अपमानित किया था। मम्मी को पूरा भरोसा था कि बड़ी दीदी कभी इनकार नहीं करेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तभी पापा और दूसरी दीदी नीचे आ चुके थे। शायद अंकल वू ने जाकर उन्हें सारी बात बता दी थी। उन्हें डर था कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं, इसलिए वो तुरंत नीचे आ गए और उसी पल पूरे परिवार ने फिर मेरी मन की आवाज सुनी। अगर बड़ी दीदी ने सॉन्ग जिंगनियन को शेयर दे दिए तो मम्मी हमारे परिवार की दौलत हथियाने के और करीब पहुंच जाएंगी। असल में बड़ी दीदी की टांगों का इलाज मुमकिन है, लेकिन मम्मी ने कभी सच में उनका इलाज करवाना चाहा ही नहीं। विदेश वाले डॉक्टर भी उन्हीं के लगाए हुए लोग थे। मैं बहुत उलझन में हूँ। अगर सबको पता चल गया कि मम्मी ने ये सब सिर्फ अपने बचपन के प्रेमी से शादी करने के लिए किया तो क्या हमारा पूरा परिवार टूट नहीं जाएगा? मैंने देखा पूरा परिवार अब मम्मी को बिल्कुल अलग नजरों से देख रहा था। बड़ी दीदी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट पड़ेंगी। लेकिन उस समय भी सॉन्ग जिंगनियन मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, मम्मी मैं ये शेयर नहीं लूंगा। मैं बड़ी दीदी के शेयर कैसे ले सकता हूँ? दीदी प्लीज मम्मी की बात मत सुनिए, मैं इतना भी बेशरम नहीं हूँ। ये कहते हुए सॉन्ग जिंगनियन खुद आगे बढ़ा और बड़ी दीदी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, चटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बड़ी दीदी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। यहाँ तक कि सॉन्ग जिंगनियन भी इतना हैरान था कि दर्द से चीखना तक भूल गया। सबसे पहले मम्मी को होश आया। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। लू वोंगचिंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जिंगनियन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुमने कोई गलत दवाई खा ली है? बड़ी दीदी ने ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने मम्मी को ऐसी नजरों से देखा मानो अभी उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी। मैं तुरंत बड़ी दीदी के पास गया और उन्हें शांत करने लगा। मन ही मन मैंने सोचा, अभी बड़ी दीदी के पास मम्मी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर वो अभी सच बोल देंगी तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा सबको यही लगेगा कि हमारा परिवार मिलकर सॉन्ग जिंगनियन को परेशान कर रहा है और मम्मी की वजह से हमारे परिवार की बदनामी होगी। वैसे भी सॉन्ग जिंगनियन इसके लायक नहीं है। घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बस फुटेज देख ली जाए तो साफ पता चल जाएगा कि असली गलती किसकी है। मैंने देखा बड़ी दीदी खुद को बड़ी मुश्किल से शांत कर रही थी, लेकिन मम्मी लगातार बोलती जा रही थी। वो कह रही थी कि एक्सीडेंट के बाद बड़ी दीदी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। हॉल में मौजूद कई लोग भी उनकी बातों से सहमत होने लगे। तभी बड़ी दीदी ने अचानक आदेश दिया, अंकल वू अभी इसी वक्त हॉल की सीसीटीवी फुटेज चलाइए। सीसीटीवी फुटेज सुनते ही सॉन्ग जिंगनियन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने घबराकर तुरंत मम्मी की तरफ देखा। मम्मी भी साफ तौर पर परेशान हो गई। उन्होंने जल्दी से कहा, फुटेज देखने की क्या जरूरत है? लेकिन बड़ी दीदी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी गुस्से में चिल्लाई, मैंने कहा ना कैमरे चेक नहीं होंगे। तभी पापा की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, इस घर में फैसला मैं करता हूँ, फुटेज चलाओ। उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि मम्मी और सॉन्ग जिंगनियन दोनों वहीं जम गए। स्थिति हाथ से निकलती देख सॉन्ग जिंगनियन तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। वो घबरा कर बोला, अगर बड़ी दीदी मुझे पसंद नहीं करती, अगर इस घर में कोई मुझे नहीं चाहता तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। लेकिन बड़ी दीदी ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, जब तक मेरे भाई की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। हालांकि अब उनकी टांगे काम नहीं करती थी, लेकिन वो फिर भी पापा द्वारा खुद तैयार की गई उत्तराधिकारी थी। उनकी मौजूदगी और दबदबा बिल्कुल पापा से कम नहीं था। बस हादसे के बाद वो कुछ समय के लिए टूट गई थी। अब सॉन्ग जिंगनियन की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी ने भी कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें चुप रहना पड़ा। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज चला दी गई और इस बार सबने अपनी आंखों से सच देख लिया। सॉन्ग जिंगनियन ने खुद अपनी पैंट फाड़ी थी और फिर मासूम बनकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। पूरा माहौल एक पल में बदल गया। अभी कुछ देर पहले जो लोग मुझे कोस रहे थे, अब सबकी नजरें सॉन्ग जिंगनियन पर टिक गई। चाहे उसकी चमड़ी कितनी भी मोटी क्यों ना हो, इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होना तय था। पापा ने ठंडी आवाज में कहा, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं अब इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना
चाहता। ये सुनते ही सॉन्ग जिंगनियन पूरी तरह टूट गया। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी अभी उसे इस आलीशान जिंदगी का स्वाद मिला था। अभी अभी उसे लू परिवार के बेटे का दर्जा मिला था। वो किसी भी कीमत पर ये सब खोना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, इतने सालों तक माँ को डर था कि कहीं उसका राज खुल ना जाए, इसीलिए उसने जिंगनियन और उसके असली पिता को कभी ज्यादा सुविधाएं देने की हिम्मत नहीं की। हमारे घर में सॉन्ग जिंगनियन जो ऐशो आराम देख रहा था, वो उसके असली पिता के साथ बिताई जिंदगी से बिल्कुल अलग था। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा पापा, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। सॉन्ग जिंगनियन फूट फूट कर रोने लगा। अगर सब लोग उसका असली चेहरा पहले ही न देख चुके होते तो शायद फिर से उसकी बातों में आ जाते, लेकिन पापा ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसका चेहरा दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहता। सॉन्ग जिंगनियन तुरंत माँ से गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन माँ भी बेवकूफ नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब सॉन्ग जिंगनियन किसी काम का नहीं रहा, इसलिए उसने तुरंत उससे अपना रिश्ता काट लिया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं अभी तुम्हें यहाँ से ले जाती हूँ। ये कहकर वो पापा की तरफ मुड़ी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतना बड़ा नाटकबाज है। मैं उसे तुरंत यहाँ से ले जाती हूँ, प्लीज आप नाराज मत होइए। पापा हल्के से हंस पड़े। अब माँ उन्हें किसी नाचते हुए जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। माँ को लगा पापा बस इस समय गुस्से में है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत सॉन्ग जिंगनियन को लेकर वहाँ से चली गई। हालांकि माँ अपने बचपन के प्रेमी और अपने असली बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो पैसे को उनसे भी ज्यादा महत्व देती थी, वरना वो पैसे के लिए अपने पति और बेटे को कभी नहीं छोड़ती। इसलिए इस बार घर से निकाले जाने के बाद सॉन्ग जिंगनियन की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली थी। माँ जरूर सारी गलती उसी पर डाल देगी, लेकिन हमारे परिवार के लिए ये बातें मायने नहीं रखती थी। सबसे जरूरी बात ये थी कि माँ से सब कुछ छीन लिया जाए और उसे उसके कर्मों की सजा मिले। सॉन्ग जिंगनियन को ले जाने के बाद माँ ने सबसे पहले सभी मेहमानों के सामने हमारे परिवार से माफी मांगी। वो ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे उसे बहुत पछतावा हो और वो खुद भी पूरी तरह मासूम हो। उसने कहा कि उसे भी नहीं पता था कि सॉन्ग जिंगनियन ऐसा इंसान निकलेगा। वो भी उसकी बातों में आ गई थी। उसने सॉन्ग जिंगनियन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए उसका दिल भी बहुत टूट गया था। पापा ने सिर्फ इतना कहा, सबसे ज्यादा तकलीफ लू हाई ने झेली है। सॉन्ग जिंगनियन ने लगभग उसे फंसा ही दिया था। माँ तुरंत बार बार सिर हिलाने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा दुख लू हुआई को हुआ है। ये सब माँ की गलती है। माँ तुमसे माफी मांगती है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी किसी दूसरे बच्चे को गोद लेने जैसी गलती नहीं करूंगी। तुम ही माँ के इकलौते बेटे हो। मैं मन ही मन व्यंग्य से हंसना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। तभी पापा बोले, सिर्फ कुछ मीठे शब्द बोल देने से नुकसान की भरपाई नहीं होती, तुम्हें कोई असली मुआवजा देना चाहिए। माँ ने तुरंत बनावटी सच्चाई भरे चेहरे के साथ कहा, ठीक है लू हुआई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माँ तुम्हें सब कुछ देगी। कुछ भी? मैंने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल। क्या माँ ने कभी अपना वादा तोड़ा है? उसे लगा कि पहले की तरह बस थोड़ी सी मिठास दिखाकर वो फिर से मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन अगले ही पल मैंने सीधे कहा, लू ग्रुप के जो शेयर आपके पास हैं, मुझे वो चाहिए। मेरी बात सुनते ही माँ के चेहरे का रंग साफ बदल गया। काफी देर बाद वो हकलाते हुए बोली, तुम अभी सिर्फ 14 साल के हो, शेयर तुम्हारे किसी काम के नहीं है। माँ ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत कहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप सॉन्ग जिंगनियन को शेयर देने वाली थी। मैंने जानबूझकर दुखी चेहरा बनाते हुए पूछा, क्या आपके दिल में मेरी अहमियत अब भी सॉन्ग जिंगनियन से कम है? फिर मैंने जैसे कैजुअली एक और बात कह दी, या फिर सॉन्ग जिंगनियन आपका असली बेटा है? मेरी ये बात सुनते ही माँ बुरी तरह घबरा गई। ऐसी बात कैसे हो सकती है? बेकार की बातें मत करो, तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, तो फिर आप सॉन्ग जिंगनियन को शेयर देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे मेरे हिस्से के शेयर नहीं देना चाहती। माँ ने मजबूरी में कहा, वो तो तुम्हारे पापा की कंपनी में मदद करने के लिए था, उसकी जरूरत नहीं है। तभी पापा बोले, वोंगचिंग पहले ही कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। लू वोंगचिंग? माँ के चेहरे का रंग बदल गया। उसे यकीन ही नहीं था कि मेरी बड़ी बहन फिर से खड़ी हो जाएगी। उसे पूरा भरोसा था कि वो हमेशा डिप्रेशन में डूबी रहेगी। तभी बड़ी बहन ने साफ साफ कहा, मैं इस परिवार की बड़ी बेटी हूँ, परिवार की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। उसने हर शब्द पर जोर देकर कहा। माँ ने दांत भींच लिए। वो साफ तौर पर अभी भी शेयर देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं बची थी। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो माँ क्या आप अभी मुझे शेयर दे सकती हैं? आपने खुद कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगी। हॉल में मौजूद सारे मेहमान उसकी तरफ देख रहे थे। अगर वो मना करती तो उसकी बनाई हुई अच्छी छवि टूट जाती। माँ ने दांत पीसते हुए खुद को संभाला। अभी वो खुलकर दुश्मनी मोल नहीं ले सकती थी। उसके हिसाब से अगर वो अभी विरोध करती तो उसके पास सिर्फ वही 20% शेयर बचते, लेकिन अगर वो अपनी इमेज बनाए रखती तो शायद आगे चलकर फिर से हालात पलट सकती थी। इतने सालों की मेहनत के बाद वो हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसने मजबूरी में कहा, ठीक है। मैंने खुशी से पूछा, तो क्या आप अपने सारे शेयर मुझे देने वाली हैं? माँ का चेहरा तुरंत कस गया। 10% काफी है। अभी मैंने तुम्हारी बड़ी बहन से भी सॉन्ग जिंगनियन को इतने ही शेयर देने को कहा था। वो मोल भाव करने लगी। मैंने फिर दुखी आवाज में कहा, तो आपके दिल में मेरी अहमियत सच में सॉन्ग जिंगनियन से ज्यादा नहीं है? माँ लंबे समय तक चुप रही। वो साफ तौर पर शेयर छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी पापा ने शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा, जब तुमने मुझसे ये शेयर लिए थे तब बार बार यही कहती थी कि ये आखिरकार बच्चों के ही होंगे। अब बस लू हुआई को पहले से देने की बात हो रही है ताकि उसके टूटे दिल को थोड़ा सहारा मिल सके, और तुम्हें इससे परेशानी हो रही है। पापा ने उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहाँ उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। इतने सारे रिश्तेदार
रिश्तेदार और दोस्त वहाँ मौजूद थे। सब उसकी हर बात देख रहे थे। अब फैसला सिर्फ एक बात पर टिका था, क्या वो अपनी आदर्श माँ वाली छवि बचाना चाहती है या नहीं। अगर वो अपनी छवि बचाती तो 10 साल से ज्यादा की उसकी योजना बर्बाद हो जाती, लेकिन अगर वो अपनी छवि छोड़ देती तो उसके पास सिर्फ वही 20% शेयर बचते और वो उससे कभी संतुष्ट नहीं होती। पापा ने उसे जल्दी नहीं की, उन्होंने जानबूझकर उसे सोचने का समय दिया, क्योंकि मुश्किल स्थिति में माँ थी, वो नहीं। माँ के माथे पर पसीने की बूंदें उतरने लगी। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे। असल में कौन बिना स्वार्थ के होता है। अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब खुद ही फंस गई। अगर वो सच में सौतेले बेटे को अपने बेटे जैसा मानती है तो शेयर देने में दिक्कत क्यों हो रही है। कितनी स्वार्थी है। इतने लोगों के सामने माँ आखिर अपनी इज्जत पूरी तरह खोना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी आंखों में एक पल के लिए भयंकर नफरत चमकते देखी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। फिर अचानक उसने बेहद उदार बनने का नाटक किया। मुझे भला क्या परेशानी होगी, जब मैंने ये शेयर लिए थे तभी कह दिया था कि मैं बस इन्हें बच्चों के लिए संभाल कर रख रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि क्या मंगजाओ को भी 10% शेयर दे दूं। अगर लू वॉन्किंग और लू हुआई दोनों के पास शेयर होंगे तो मंगजाओ को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बहन ने तुरंत मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, सारे शेयर लू हुआई को दे दीजिए। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया। उसके दिल में हमेशा यही था कि दूसरी बहन सबसे आसान मोहरा है। उसे लगता था कि दूसरी बहन का मेहनत करना सिर्फ दिखावा है और वो कुछ दिनों में फिर पहले जैसी हो जाएगी। माँ ने मजबूरी में कहा, अगर मंगजाओ नहीं चाहती तो सारे शेयर लू हुआई को दे देती हूँ। मैंने खुशी से कहा, थैंक यू माँ। पापा ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत कंपनी के वकील को बुलाया और वही मौके पर शेयर ट्रांसफर के कागज तैयार करवाकर साइन करवा दिए। शायद माँ मरते दम तक नहीं समझ पाएगी कि वो सॉन्ग जिंगियान को अपने मददगार के रूप में घर लाई थी, लेकिन आखिर में उसी की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। इस समय शायद वो पछतावे से जल रही होगी। बेशक हमारे पूरे परिवार के लिए इतना काफी नहीं था। पिछले जन्म में उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इस जन्म में हमें उससे उसका हिसाब 10 गुना वसूलना ही था। उसके बाद हमारा परिवार फिर से सामान्य हो गया, लेकिन साफ था कि माँ अब घबराने लगी थी। उसके हाथों से शेयर जा चुके थे और कंपनी पर उसका नियंत्रण भी खत्म हो गया था। पापा और बड़ी बहन रोज की तरह कंपनी जाने लगे। बड़ी बहन फिजिकल थेरेपी के लिए भी समय निकालने लगी। दूसरी बहन पागलों की तरह पढ़ाई और वर्कआउट करने लगी और मैं अब भी पूरे परिवार का लाडला था। हमारा परिवार दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था, लेकिन ये सब माँ की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने बहाना बनाया कि उसके मायके में किसी रिश्तेदार के साथ कुछ जरूरी हो गया है, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जिस रात वो गई उसी रात उसने चोरी छिपे एक गाड़ी किराए पर ली, कई किलोमीटर वापस हमारी विला तक आई और जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था तब उसने घर में आग लगा दी। वो पूरी विला को जलाकर राख कर देना चाहती थी। रात के 3 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। सब सो रहे थे। पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं चला। जब तक सोसाइटी वालों को आग का पता चला तब तक पूरा विला आग की लपटों में घिर चुका था। फायर ब्रिगेड को पूरी रात लगी आग बुझाने में। अगले दिन माँ को खबर मिली और वो जल्दी जल्दी वापस लौटी। जैसे ही वो पहुंची वो घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोने लगी। जो भी उसे देख रहा था उसे उस पर दया आ रही थी। लोग एक एक करके उसे सांत्वना देने लगे। माँ ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं जाती। अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम सबके साथ मर जाती। तुम सब मर गए, अब मेरे अकेले जीने का क्या मतलब है। उसकी एक्टिंग इतनी असली लग रही थी कि कोई शक ही नहीं कर सकता था, लेकिन किसी ने उसकी आंखों में छिपी हुई खुशी नहीं देखी। अब जब हमारा पूरा परिवार मर चुका था तो सारी संपत्ति की अकेली वारिस वही बनने वाली थी। उसी समय जब वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, मैंने उसके पीछे खड़े होकर आवाज लगाई, माँ। मैंने देखा माँ का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और पाया कि हमारा पूरा परिवार उसके पीछे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। डर के मारे वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। क्या तुम लोग भूत बन गए हो? हम अभी भी जिंदा हैं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। हम सब कल बीच ट्रिप कर गए थे, अभी अभी वापस आए हैं। तुम लोग घर पर नहीं थे? माँ अचानक बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो अब छिप नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी वक्त हम सबको मार देना चाहती हो। नहीं थे, मैंने मासूम बनते हुए जवाब दिया। लेकिन हमारा घर इस हालत में कैसे पहुंच गया? माँ की निगाहें इधर उधर घूमने लगी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि इधर आवारा बिल्लियां घूम रही हैं, इसलिए मैंने घर के बाहर कुछ सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए थे। चलिए फुटेज चेक करते हैं। इतना कहकर मैं फोन निकालने ही वाला था कि माँ बुरी तरह घबरा गई। वो अचानक जमीन से उठी, मेरे हाथ से फोन छीना और पागलों की तरह उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। सब लोग उसे घूर कर देखने लगे। माँ ने तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ तुम सब ठीक हो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। जब तक हमारा परिवार साथ है बस वही काफी है। पापा ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा परिवार सच में साथ है, लेकिन अब तुम इसका हिस्सा नहीं रहोगी। क्या? सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? माँ इतनी घबरा गई थी कि अब वो अपनी असली भावनाएं छिपा भी नहीं पा रही थी। पापा ने सीधे कहा, जो कुछ तुमने किया है उसके बारे में तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानती हो। हमने सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं, अब कानून की सजा भुगतने की तैयारी करो। क्या कह रहे हो तुम लोग? कैसी बकवास कर रहे हो? माँ पागलों की तरह चिल्लाने लगी, लेकिन वो अब भी अपने अपराध मानने को तैयार नहीं थी। पापा ने ठंडे स्वर में कहा, कल रात विला में आग लगाते हुए तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने पुलिस को दे दी है। देखो, पुलिस भी आ गई। जैसे ही माँ ने पुलिस को देखा वो भागने लगी, लेकिन वो पुलिस से कैसे बच सकती थी? कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उसे जमीन पर दबोच लिया। उसकी हालत बेहद दयनीय हो चुकी थी। उसे घसीटकर पुलिस की गाड़ी में डाला गया। वो चीखते हुए हमसे पूछ रही थी, तुम
लोगों को कैसे पता चला? आखिर तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो इतनी सावधान थी, मैं कैसे पकड़ी गई? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। इतने सालों तक सब्र और चालाकी से योजना बनाने के बाद भी आखिरकार उसने खुद अपनी बर्बादी बुला ली थी। क्योंकि इस बार कोई मरा नहीं था, इसलिए माँ को केवल 10 साल की जेल हुई। उसके जेल जाने के बाद भी मैं उससे मिलने गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो बहुत भावुक हो गई। उसने पुकारा, लो हुआए, तुम अब भी माँ से प्यार करते हो, है ना? बस माँ के जेल से बाहर आने का इंतजार करो। माँ तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगी, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना खरीदेगी। मैं आपसे प्यार नहीं करता। मैंने ठंडे स्वर में उसकी बात काट दी। ये सुनकर मुझे घिन आती है। माँ स्तब्ध रह गई। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह पाए इसलिए मिलने आए हो? मैंने होठों पर एक क्रूर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं तुम्हारा तमाशा देखने आया हूँ। ऐसी मुस्कान किसी 15 साल के लड़के के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी। माँ मुझे भयभीत होकर देखने लगी। तुम कौन हो? तुम लू हुआई नहीं हो? मैं ही हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस वैसा नहीं हूँ जैसा तुमने सोचा था। मैं उसे देखते हुए और भी मुस्कुराया। माँ, तुम जरूर जानना चाहती होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतनी सावधानी से सब कुछ प्लान करने के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, है ना? क्यों? माँ उत्तेजित होकर चीखी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ साफ कहा, भगवान हर पापी को सजा देता है, वरना मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका क्यों मिला? माँ को लगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। वह गुस्से में उठकर मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वह हिली, गार्ड्स ने तुरंत उसे दबोच लिया। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया और उसकी आवाज नरम पड़ गई। उसे उस हालत में देखकर मुझे अजीब संतोष मिला। मैंने शांत स्वर में कहा, माँ, चाहे हमारा खून का रिश्ता हो या नहीं, कुछ समय के लिए हम माँ बेटे, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। माँ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक उभर आई। मैंने धीरे धीरे कहा, सॉन्ग जिंगनान तुम्हारा असली बेटा नहीं है। माँ की आंखें फैल गईं। जिस दिन तुमने उसे जन्म दिया था, उसी दिन तुम्हारे उस प्यारे बचपन के प्रेमी ने बच्चे बदल दिए थे। कौन जाने तुम्हारा असली बेटा इस वक्त कहाँ और किस हालत में जी रहा हो। सोचो, इतने सालों तक तुम किसी और के बच्चे को पालती रही। पापा ने तो तुमसे अपना बच्चा पैदा करने की बात भी कही थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। सच में ये बहुत दयनीय और दुखद है। असंभव, ये असंभव है। माँ को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व जैसे टूट चुका था। मैंने कहा, जेल से बाहर निकलने के बाद खुद जाकर सच पता कर लेना, तब बहुत मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आगे माँ सॉन्ग जिंगियान से कितना बेरहमी से बदला लेगी, उसके साथ क्या करेगी, वो सब उसकी अपनी कहानी है। मैं तो बस दूर बैठकर एक और तमाशा देखूंगा। इतना कहकर मैं जेल से बाहर निकल आया। बाहर फैले साफ नीले आसमान को देखकर मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। अब मैं दिल से उस पारिवारिक प्यार और गर्माहट को पूरी तरह जीना चाहता हूँ जो पिछले जन्म में मुझे कभी नहीं मिल पाई। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें हमेशा हमारे परिवार के साथ रहें।